हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है मूल अधिकार, और मूल अधिकार का कौन सा मूल अधिकार चल रहा था, 5 हमने पढ़ लिए, छठा होगा। और छठा मौलिक अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल कौन सा बता दोगे? अनुच्छेद 32। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 32 में। अब देखो, आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल की बात करें तो मूल अधिकार हमारे कहाँ से शुरू हो रहे थे? अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारे कौन सा अधिकार था? समानता का। 19 से 22 में कौन सा अधिकार था? स्वतंत्रता का। 23 और 24 में कौन सा अधिकार था? शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार। 25 से 28 में कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 29 और 30 में कौन सा था? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित 2 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 29 और 30। अब 30 तक हमने बात कर ली। अब मैंने यहाँ पे 31 छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसमें क्या लिखा हुआ है? अब इसकी अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो अनुच्छेद जो 31 था, इसमें हमारा जो मौलिक अधिकार जो 7वां था, मूल अधिकार में कौन सा मौलिक अधिकार 7वां था जो आज की डेट में 6 हैं? 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और जो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में रखा हुआ था, उसको हमने कैंसिल कर दिया, हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया। कब हटाया? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में। और उसको हटा के हमने कहाँ ले गए हम लोग? संविधान के किस भाग में ले गए? संविधान के भाग 12 में। और संविधान के भाग 12 के किस आर्टिकल में जोड़ा? इसको ले जाके अनुच्छेद 300A में या का में इसको हमने रख दिया। इसके अलावा क्या जो अनुच्छेद 31 है उसमें अब कुछ नहीं बचा है? अब देखो, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो तो हमने हटा दिया, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ और चीजें जो रह गई हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इसको मैं भी बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 31, और इसमें आज की डेट में क्या क्या लिखा है? अनुच्छेद 31A लिखा है, B लिखा है और C लिखा है। अनुच्छेद 31 नहीं है, इसमें हमारा संपत्ति का अधिकार था और इसको हमने हटा दिया। तो वर्तमान में यहाँ क्या लिखा है? 31 में 31A लिखा है, 31B लिखा है और 31C लिखा है। अब ये ABC लिखे हैं। मैंने आपको बताया अगर कैपिटल लेटर में ABC लिखा हो तो ये मूल संविधान का भाग नहीं है, बाद में जोड़ा है। बाद में जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है? क्या जरूरत पड़ गई? ABC हमने क्या जोड़ा, और जोड़ा तो इसमें क्या है इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं आर्टिकल इनकी बात करूं 31A और B की, ये A और B जो हमने जोड़े, ये हमने क्यों जोड़े? जो संविधान में हमने प्रथम संविधान संशोधन किया था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा एक 9वीं अनुसूची हमने अपने संविधान में जोड़ी, और 9वीं अनुसूची जो हमने संविधान में जोड़ी, उसे जोड़ने का जो आधार है वो क्या है? 31 का A और B। ये अनुच्छेद 31 में A और B जोड़कर हमने क्या किया? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9वीं अनुसूची को हमने जोड़ दिया। कहने का मतलब जो 9वीं अनुसूची को जोड़ने का जो बेस है, जो आधार है, वो क्या है? अनुच्छेद 31 का A और B। लिख लेते हैं, इसमें लिख लो। अनुच्छेद 31A और B को जोड़कर हमने अनुसूची कौन सी जोड़ी? 9वीं अनुसूची जोड़ी। 9वीं अनुसूची जोड़ी। अब देखो, हमने जो 9वीं अनुसूची जोड़ी,
ये इसे जोड़ने के लिए हमने क्या प्रावधान किया, संविधान में संशोधन करना पड़ा और अनुच्छेद 31 ए और बी को जोड़ना पड़ा। अब ये 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जिसके अंतर्गत जो विषय डाले जाते हैं उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी ऐसे विषय जो 9वीं अनुसूची में अगर लिख दिए जाएं तो उसे हम कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकते, यानी कोर्ट उन पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। हालांकि आज की डेट में अगर पूछा जाए तो कर सकता है, यानी संविधान की किसी भी विधि पर, किसी भी भाग पर, किसी भी हिस्से पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आज की डेट में। लेकिन ये जब कानून बना है, जब 9वीं अनुसूची बनी है, उस समय इसमें लिखा गया कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रखे जाएंगे उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं हम फिर 31C क्या है भाई, 31C की भी बात कर लेते हैं। अब 31C में क्या है कि आपने देखा होगा, सुना होगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहां से बनता है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में हुआ है ये कब हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि सर्वप्रथम कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ, 1969 में हुआ। किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया। ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इधर 1970 की बात करें तो इसमें जो राजा महाराजा थे उनकी प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स क्या होती है, जो राजा महाराजा होते थे उनके लिए गवर्नमेंट विशेष सुविधाएं देती थी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी। और जो अंग्रेजों ने जो प्रीवी पर्स राजा महाराजाओं को दे रखी थी वो आज़ादी के बाद भी चली आ रही थी। तो राजा महाराजाओं को जो विशेष सुविधाएं दे रखी थी उन सुविधाओं को हटाने के लिए प्रीवी पर्स को समाप्त किया इंदिरा गांधी ने 1970 के करीब। तो जब प्रीवी पर्स समाप्त की, इधर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ऐसी स्थिति में लोग कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। और लोग जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसमें एक जो मामला चला है 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, वो रुस्तम कवासी वर्सेज भारत संघ। यानी कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया, 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1969 में। और जैसे ही ये राष्ट्रीयकरण होगा ये केस कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जहां किस नाम से चलेगा, रुस्तम कवासी वर्सेज भारत संघ। ये जो केस चला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ये कैसा है, असंवैधानिक है। यानी कि इसने क्या करार दे दिया कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो क्या है, असंवैधानिक है। इसने असंवैधानिक करार दे दिया। इधर अगर हम बात करें, जो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त किया, इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। इधर ये प्रीवी पर्स को समाप्त किया, वैसे ही ये केस कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। इधर जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये भी केस कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट। अब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ या जो इंदिरा गांधी ने राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। और यहां पे जो केस जा रहा है वो किस नाम से जा रहा है, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। यहां जो केस पहुंचा वो किस नाम से पहुंचा, माधवराव सिंधिया वर्सेज भारत संघ। ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचे और इस दोनों ही केस में ये एक निर्णय निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो यहाँ पे जो सरकार ने जो किया है वो असंवैधानिक है। यानी इसके बारे में भी इसने क्या कह दिया, असंवैधानिक है। और जो माधवराव सिंधिया का केस जो पहुंचा प्रीवी पर्स के संबंध में, इसको भी क्या कह दिया, असंवैधानिक है। अब ऐसी स्थिति में ये जो इंदिरा गांधी है वो एक 26वां संविधान संशोधन 1971 में लेके आएंगी। और 26वां संविधान संशोधन 1971 में जो लेके आई
उस संविधान संशोधन के द्वारा 31C नामक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा? 31C। और 31C जोड़कर इसमें क्या लिख दिया गया, क्या कहा गया कि अनुच्छेद जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और दूसरे कौन से हैं, DPSP, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कि अगर दोनों में अगर टकराव हो, मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में अगर टकराव हो, तो प्राथमिकता हमें किसको देनी है? DPSP को देनी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देनी है। और ये बात कब लिखी गई? 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में। और ये यहाँ हमने एक नया आर्टिकल जोड़ लिया, कौन सा है? 31C नामक। बात क्लियर हो गई? एक बार फिर बात कर लेते हैं। ये 31A और B ये क्यों जोड़े गए? ये इसलिए जोड़े गए कि जो 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी, उसे जोड़ने के लिए, उसे जोड़ने का जो आधार है वो क्या है? अनुच्छेद 31 का A और B। C क्यों जोड़ा? C इसलिए जोड़ा कि जो अंग्रेजों की अंग्रेजों भारतीयों को प्रिवी पर्स दे रहे थे, या फिर जो विशेष सुविधाएं जो सरकार को भी देनी पड़ रही थी, उस प्रिवी पर्स को समाप्त किया। और दूसरा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके विरुद्ध जो केस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसमें दोनों ही केस में इन दोनों काम के लिए सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कह दिया? ये सब असंवैधानिक है। इसे संवैधानिक बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? संविधान में एक और संशोधन कर दिया और 31C नाम की धारा जोड़ दी गई। और इसमें लिख दिया गया कि अगर मौलिक अधिकार और DPSP में टकराव हो तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? किसको दी जाएगी? DPSP को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब देखो और अच्छे क्वेश्चन क्या बनते हैं। अगर करंट की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाएं कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, आंसर कितना बताओगे? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बताओ भाई, कितनी बताओगे? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या लिख दे रहा हूं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? कितनी बैंकें हैं? 34। अब देखो आपको जो आंसर जो मिलेगा ना, वो अधिकांश जगह आपको 12 लिखा हुआ मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर 12 मिले तो 12 बता देना। फिर है क्या ये जो 12 बैंकें हैं, ये कैसी बैंकें हैं? ये भारत सरकार के अधीन सरकारी बैंकें हैं। और बाकी जो बची, कितनी बची? 22, ये कैसी हैं? निजी बैंकें हैं, दोनों ही राष्ट्रीयकृत। ये निजी बैंक हैं और ये सरकारी बैंकें हैं। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अगर पूछी जाए वर्तमान में कितनी है, तो आप 12 अगर ऑप्शन में हो तो लगा देना, कोई बात नहीं। और कुल संख्या पूछी जाए तब हमें कितनी बतानी है? कितनी बतानी है? 34। चलो अब ये छोड़ो, टॉपिक की बात कर लेते हैं जो हमने शुरू किया था। चलो, छठा मौलिक अधिकार चल रहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है ये? इसमें अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल कितने बता दोगे? अगर कोई आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद कितने बताओगे भाई साहब? कितने बताओगे? 32। हाँ, अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 नहीं है। ठीक है, संख्या उनकी कितनी है? 1। और वो कौन सी है? 32। ठीक, अब देखो जो संविधान सभा में जब बातचीत हुई, लोगों से अलग अलग मुद्दे पर बातचीत की गई और उनके विचार जब पूछे गए, तो अनुच्छेद 32 की भी चर्चा संविधान सभा में हुई। और संविधान सभा में अनुच्छेद 32 की जब चर्चा होती है तो अंबेडकर जी से पूछा गया कि भाई साहब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो विचार जो रखे, वो विचार उन्होंने क्या कहा कि ये जो अनुच्छेद 32 है,
ये संविधान की हृदय एवं आत्मा है। ये बात किसने कही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे संविधान में अगर कोई सबसे अच्छा आर्टिकल है, सबसे अच्छा अनुच्छेद है, तो वो कौन सा है? 32। यानी उन्होंने जो अपने विचार रखे उनके हिसाब से पूरे संविधान में जो 300 कितने हैं 95, 395 में भी सबसे अच्छा जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 32। क्यों बताया? क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और अगर ये अनुच्छेद 32 नहीं होता तो जो जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए उनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है? अनुच्छेद 32। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। अगर मैं इसमें देखूं अनुच्छेद जो 32 है, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? क्या कहा भाई साहब? संविधान की आत्मा। क्या कहा? संविधान की आत्मा और हृदय, दोनों ही ध्यान रखना क्या बताया है। अच्छा एक बात और, ये जो हमारे मूल अधिकार हैं ये हम लोगों ने कहां से लिए थे? अमेरिका से लिए थे। ये इनका विकास कहां हुआ है? इंग्लैंड में हुआ। अच्छा, मौलिक अधिकारों का विकास इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार हैं, इनके लिए जो संवैधानिक उपचार, अगर संवैधानिक उपचारों की बात करूं तो ये कहां से लिए गए? अरे भाई, ये भी तो किसी देश ने अपने यहाँ की जनता को सबसे पहले दिए होंगे। तो ये जो आज की डेट में अगर हम संवैधानिक उपचारों की बात करें या रिट जारी करने की बात करें, या इनका जो रक्षा करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक। जबकि जो इससे पहले ये सब सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर इनका विकास हुआ और इंग्लैंड में ही इनकी रक्षा करने का जो अधिकार था वो वहां के शासक ने लिया था। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस समय जहां इनका विकास इंग्लैंड में हुआ है वहां का जो शासक है किंग जॉन, उसी ने क्या कहा कि जो आपकी रिटें हैं वो जारी आप कर सकते हैं और उनकी रक्षा कौन करेगा? इंग्लैंड का शासक कहेगा। कहने का मतलब संवैधानिक उपचार जो है इनका विकास भी इंग्लैंड में हुआ है, मूल अधिकारों का विकास भी इंग्लैंड में हुआ है। दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। अब ये जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचार है, ये हमें क्या दिलाते हैं भाई साहब? न्याय दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? न्याय। अरे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाए, हमारे मौलिक अधिकार पे कोई उल्टी सीधी बात करे या मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करे, मौलिक अधिकारों को कम करे, कोई विधि करे, कोई व्यक्ति करे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हमें क्या मिलता है? न्याय। क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2-3 बार पूछ लिया गया है कि न्याय का झरना किसे कहा जाता है? न्याय का झरना, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसको वनडे एग्जाम में पूछा है, न्याय का झरना। तो न्याय का जो झरना है वो जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, जो हमारी रक्षा करता है, इसी कारण अनुच्छेद 32 के लिए ही क्या कहा गया? न्याय का झरना कहा गया। न्याय दिलाने का काम हमें कौन करेगा? आर्टिकल 32। और इस 32 के तहत हम लोग कहां जा सकते हैं? तो कहां बताओगे? सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे साथ क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उन रिटों को पढ़ना है और रिट से क्वेश्चन मोस्टली आता है, आपके यूपी पैट में भी आया है, अदर एग्जाम है उनमें भी बहुत पूछा जाता है। चलो रिटों की बात कर लें। अगर मैं यहां पे देखूं अनुच्छेद 32, एक की बात कर लें। अनुच्छेद 32 इसमें क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 का पहला क्लॉज क्या लिखा है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। जो रिट जारी कर सकता है कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा ये भी सेकंड क्लॉज में लिखा हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और 5 प्रकार की जो रिट जारी करेगा ये कौन कौन से 5 प्रकार होंगे?
हाँ भी, इनके प्रकारों का भी उल्लेख करता है। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन कौन सी रिट हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और कौन सी है? हाँ, अधिकार परीक्षा रिट, अधिकार परीक्षा रिट, और अगली 5वीं कौन सी है? प्रतिषेध रिट, प्रोविजन। कौन सी रिट है? प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट। यानी कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? जितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है उनका उल्लेख भी अनुच्छेद 32 के सेकंड क्लॉज में दे रखा है। इसके बाद ये जो रिट जारी करने का अधिकार है ये किसको है? ये भी बात यहां लिखी है, इसका 3rd क्लॉज, कि जो रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार किसका होगा? बताओ। रिट जारी करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 32 के तहत। इसके 3rd क्लॉज में क्या लिखा है? कि जो रिट जारी करने का अधिकार है वो संसद किसी भी न्यायालय को दे सकती है। रिट जारी करने का अधिकार संसद, रिट जारी करने का अधिकार संसद किसी भी न्यायालय को दे सकती है, किसी भी न्यायालय को दे सकती है। ये भी बात लिखी हुई है। एक 4था क्लॉज इसके साथ और जुड़ा है, 4th नंबर, और इसमें कौन सी बात लिखी है? 4थी बात कौन सी है जो इसमें लिखी है? बताओ भाई। ये जो मूल अधिकार है या जो रिट जारी करने की पावर है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान के। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता सिवाय संविधान के, सिवाय संविधान के। इतनी बात क्लियर हो गई? अगला देखें हम, इन जो रिट दे रखी है ना उनको एक एक रिट को हम पढ़ लेते हैं। पहली रिट जो है वो क्या है? पहली रिट परमादेश। पहली रिट क्या है? परमादेश। अगर हम परमादेश रिट की बात करें, इसको लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? मैंडेमस। लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? मैंडेमस। लैटिन भाषा में क्या कहा जाएगा? मैंडेमस। ये परमादेश, इसका अर्थ क्या है? एक तो अर्थ ध्यान रखना है, एक इसका लैटिन नाम ध्यान रखना है, और इसमें होता क्या है ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं परमादेश, इसको लैटिन में क्या लिखेंगे? मैंडेमस। बी कमांड, हम आदेश देते हैं। परमादेश की अंग्रेजी की बात करें तो क्या होगी? बी कमांड, हम आदेश देते हैं। लैटिन भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे इसको? मैंडेमस। ये कितनी रिट जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की, जिनमें पहली हम पढ़ रहे हैं परमादेश, जिसको लैटिन भाषा में क्या बोला जाएगा? मैंडेमस। इसका अगर मैं परमादेश का अर्थ देखूं तो इसका अर्थ क्या होता है? वी कमांड, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अरे बात समझ में आई? इसका अर्थ पूछा जाए तो अर्थ क्या बता दोगे? हम आदेश देते हैं। ठीक है। ये किसके विरुद्ध जारी की जाती है? अगर आपसे पूछा जाए किसके विरुद्ध जारी की जाती है तो क्या बताओगे भाई साहब? किन लोगों के विरुद्ध जारी की जाएगी? जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हो, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते हो, तो वह
सार्वजनिक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से न करता हो, कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश रिट। ये एक बात ध्यान रखना, ये जो परमादेश रिट है ये केवल और केवल सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध, जो राज्य का हिस्सा हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके विरुद्ध जारी की जाएगी। एक आम व्यक्ति के जो निजी लाइफ से जुड़ा हुआ है, निजी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, निजी शिक्षण कार्य करा रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। और आप सरकारी टीचर हैं तो आपके विरुद्ध जारी हो जाएगी। कब? जब काम आपका पढ़ाने का है और काम कुछ और देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपको रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जारी कब नहीं की जाएगी ये सुन लो। ये जारी कब नहीं की जाएगी, तो जारी ना होने की कंडीशन क्या है? पहली बात मैंने कहा ये सार्वजनिक व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाएगी। अगर मैं कहूं किस कंडीशन में जारी नहीं की जाएगी, तो निजी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी, निजी संस्था या व्यक्ति इनके विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। और किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी भाई साहब? जो गैर संवैधानिक विभाग होंगे, गैर संवैधानिक विभाग, इनके विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। और किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी? जो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, सॉरी उपराज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। जो राष्ट्रपति जी हैं और जो राज्यपाल हैं, इनके विरुद्ध भी जारी नहीं की जाएगी। अगर कोई न्यायाधीश न्यायालय में कार्यरत है, अगर कोई न्यायाधीश है, उसके विरुद्ध भी जारी नहीं की जाएगी। तो कहाँ जारी नहीं की जाएगी ये बातें ध्यान रखना। किसी निजी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। गैर संवैधानिक विभाग इसके विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी। अगर कोई न्यायाधीश है जो सेवा में कार्यरत है, रिटायर हो गया है वो नहीं, जो सेवा में हो, तो ऐसे किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध भी इसको परमादेश रिट को हम जारी नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, दूसरी कौन सी है? परमादेश के बाद अगली अधिकार परीक्षा रिट। अधिकार परीक्षा रिट लैटिन वर्ड क्या है? को वारंटो। लैटिन वर्ड क्या है? को वारंटो। ठीक। दूसरी बात, अगर इसका मैं हिंदी अर्थ देखूं तो इसका हिंदी अर्थ होता है किस अधिकार से। हिंदी अर्थ क्या होगा? किस अधिकार से, किस अधिकार से। को वारंटो का हिंदी अर्थ क्या होगा? किस अधिकार से। ये पहली बात तो ये भी गवर्नमेंट व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति या विभाग के विरुद्ध जारी की जाएगी। और ये उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाएगी जो अपने कि जो संवैधानिक पद जो मिला है, जिस पद पे वो काम कर रहा है, उस पद को ना देख के किसी दूसरे पद पे काम कर रहा हो। जैसे आप भाई साहब स्कूल में गए पढ़ाने, सहायक अध्यापक हैं और काम किसका करने लगे? हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का। तो उनकी जगह आप काम करना है, या आपने कोई नौकरी ली और पैसा आपके पास भरपूर है और आपने पैसे के बल पर कोई अच्छी खासी नौकरी ले ली और वहां आप जाके काम करने लगे, तो ऐसे मामलों में भी अधिकार परीक्षा रिट जारी हो सकती है कि आप यहाँ आए तो आए किस अधिकार से आए, किस तरीके से आए। तो वहां ये थोड़ी बताओगे मैंने 10 लाख रुपए दिए तब आया, बताओगे? नहीं बताओगे। तो वही है
कि यदि कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन ना करता हो, ठीक, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन ना करता हो और किसी अन्य दूसरे पद पर काम करता हो, अन्य किसी पद पर कार्य करता हो, यानी कि जो काम उसे दिया गया उस पे काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे पद पे काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ये व्यक्ति कैसा होना चाहिए, निजी नहीं होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट में तो आप पढ़ाने वाले हो तो चाहे प्रिंसिपल का काम करो, चाहे पढ़ने वाले हो पढ़ाने का काम करो, होता है। लेकिन जो सार्वजनिक हैं, जो सरकारी हैं, ऐसे व्यक्ति जो जिस पद पे नियुक्त हुए हैं उसका कार्य ना देख के अन्य कार्य देखते हैं या फर्जी तरीके से कोई नौकरी वगैरह ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी कौन सी रिट जारी होती है? हाँ, ध्यान रखना, को वारंटो, ये जो रिट है ये केवल और केवल सरकारी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध जारी होगी, और सरकारी संस्था के नहीं, केवल और केवल व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी होगी। ठीक है, अगर संस्था ऐसा कुछ करती है तो संस्था के विरुद्ध भी जारी हो सकती है। तीसरी रिट देख लो, तीसरी रिट कौन सी है? प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट, प्रतिषेध रिट। प्रोविजन क्या बोलेंगे? लैटिन वर्ड प्रोविजन। स्पेलिंग, चलो स्पेलिंग लिखवा दे रहा हूं, PROHIBITION, प्रोविजन। इसका मतलब क्या है? प्रतिषेध रिट का मना करना। इसका अर्थ क्या है? रोकना या मना करना या फिर रोकना। प्रोविजन का मतलब क्या होता है अभी? रोकना या फिर मना करना। और ये जो रिट है ये किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, ये किसके विरुद्ध की जाती है? न्यायालय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? तो न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायालय के विरुद्ध। अब न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाएगी तो जारी कौन करेगा? न्यायालय करेगा। किसके विरुद्ध जारी करेगा? न्यायालय के विरुद्ध करेगा। तो इसमें होता क्या है कि जो अपर न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो निम्न न्यायालय के विरुद्ध इन रिटों को जारी करता है। ठीक है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के विरुद्ध इनको जारी करेगा। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के विरुद्ध जो इस याचिका को या इस रिट को जो जारी करेगा, इसमें क्या कहेगा? इसमें यह कहेगा कि आप जिस केस की सुनवाई कर रहे हैं वो मामला आपके जुडिशियल एरिया से बाहर का है, सुनवाई रोक दी जाए। ठीक, तो इसमें प्रोविजन में क्या कहेगा? हाँ, अपर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, कि आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वह आपके न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है, न्यायिक क्षेत्र से बाहर का है।
बाहर का है, अतः सुनवाई रोक दी जाए, सुनवाई रोक दी जाए। अरे बात क्लियर हुई? यानी कि जो अपर न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए या निम्न न्यायालय के लिए क्या लिखा है? अपर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वह आपके जुडिशियल एरिया से बाहर का है, अर्थात सुनवाई रोक दी जाए। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इसी से मिलता जुलता न्यायालय से संबंधित है। अगर न्यायालय से संबंधित एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी करता है, ऐसी रिटों की संख्या कितनी है? 2। एक कौन सी हो गई? प्रतिषेध रिट। दूसरी कौन सी रिट है? उत्प्रेषण रिट। अगली देख लेते हैं, चौथी कौन सी है? उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट, इसको लैटिन में क्या बोलते हैं? सर्स्योरी। लैटिन में क्या बोलेंगे इसको? सर्स्योरी। सर्स्योरी। इसका उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? ऊपर मंगवाना, ऊपर मंगवाना। अर्थ क्या होता है? ऊपर मंगवाना। और ऊपर कहां मंगवाना? हाँ, ये भी एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। ये भी न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। और इसमें क्या कहा जाता है? न्यायालय के विरुद्ध जारी जो की जा रही है, इसमें जो अपर न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय से क्या कहेगा? वही कहेगा कि आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उसकी सुनवाई रोक दी जाए और ये जो मामला है वो हमारे पास भेजा जाए। यानी ऊपर मंगवाना। ऊपर कहाँ मंगवाना? जो अपर न्यायालय जो रिट जारी कर रहा है वो अपने पास मंगवाएगा, जबकि पिछले वाले में क्या था? केवल रोकेगा। ठीक है, यानी केवल निवारक है, सहायक नहीं है। और ये रिट निवारक एवं सहायक दोनों है, मना भी करेगा और दूसरा उसका समाधान भी करेगा। जबकि पीछे वाले में केवल मना कर रहा है। केवल मना किस में कर रहा है? प्रोविजन में, प्रतिषेध रिट में। और इस रिट में ये क्या कर रहा है? मना भी कर रहा है और अपने पास मंगवा भी रहा है। इसमें लिख लो, अपर न्यायालय द्वारा, अपर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, विरुद्ध जारी की जाती है अपर न्यायालय, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से, अधीनस्थ न्यायालय से सुनवाई को मना करता है और मामले को अपने पास मंगवाता है, अपने पास मंगवाता है। कैसे भाई साहब? अगर जो जिला न्यायालय है उसके विरुद्ध ये रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट है उसके विरुद्ध ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, अधीनस्थ न्यायालय जितने भी होंगे, यानी कुछ जो प्राधिकरण होते हैं उनके विरुद्ध भी जारी की जाती है। प्राधिकरण क्या होते हैं? जैसे जो आंशिक रूप से न्यायालय का काम करते हो। कौन करते हैं? एसडीएम, एसडीएम कोर्ट होता है। इनका काम न्याय करना नहीं है, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से थोड़ा बहुत करते हैं। अगर यहाँ कोई केस पेंडिंग पड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कह सकता है कि आप इसकी सुनवाई रोको, ही केस हमारे पास भेजो। जिला जज होता है, डीएम, हम जो जिला अधिकारी होता है उसको हम डीएम क्यों कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट पावर उसके पास होती है, न्यायिक सुनवाई वो कर सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट के पास, किसी प्राधिकरण के पास भी अगर कोई मामला पड़ा हुआ है
उसको भी ये सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, या अधीनस्थ न्यायालय कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक राज्य के न्यायालय को ये आदेश दे सकता है कि आप जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उसकी सुनवाई रोको और ये केस हमारे पास भेजो। बात क्लियर हो गई? ये 2 रिट की मैंने बात की, उत्प्रेषण रिट और प्रत्यय रिट, दोनों का संबंध किससे है? न्यायालय से है। अगला देख लेते हैं 5वीं रिट, कौन सी बच्ची? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसको भी देख लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं इसको? बताओ। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। लैटिन में क्या कहेंगे इसको? हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। लैटिन भाषा में क्या कहेंगे? हैबियस कॉर्पस। ये जो लैटिन नाम मैं लिख रहा हूं इनको ढंग से पढ़ लेना, ये मैचिंग में बहुत बार पूछे गए हैं। एक तरफ ये हिंदी में रिटों के नाम दे दिए, एक तरफ लैटिन नाम दे दिए और मैचिंग करने को दे दिया। पता होना चाहिए, क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं, पैट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आए हैं, देखे हैं। अगर इसका मैं अर्थ देखूं तो इसका अर्थ क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? बताओ। सशरीर उपस्थित होना। क्या अर्थ होता है? सशरीर उपस्थित करना। क्या अर्थ होता है? सशरीर उपस्थित करना, यानी शरीर सहित उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। किसका अर्थ है? हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट कौन जारी करेगा? तो जारी तो भाई साहब एक ही करेगा, और एक ही कौन? अनुच्छेद 32 में जिसको कहा गया, और वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अब बात ये आई किसके विरुद्ध जारी करेगा? क्या आपके विरुद्ध कर सकता है जारी? आपके विरुद्ध जारी कर सकता है क्या इस रिट को? मेरे विरुद्ध जारी कर सकता है? कर सकता है। बस ये ध्यान रखना। ये निजी एवं सरकारी, प्राइवेट व्यक्ति हो, सरकारी व्यक्ति हो, प्राइवेट संस्था हो, संस्था को तो जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऐसे जो काम हैं वो व्यक्तियों द्वारा ही होंगे। ठीक है, देखो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये सरकारी व निजी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सरकारी और निजी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? हाँ भाई, अगर मान लो किसी ने आपको अवैध रूप से बंदी बना लिया, किसी ने आपको अवैध रूप से बंदी बना लिया, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसने बंदी बनाया हो उसके विरुद्ध जारी की जाएगी। और जारी कब करेगा? जिसको बंदी बनाया वो तो बंधन में पड़ा होगा, तो फिर जारी कौन करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता लगेगा? भाई आपके घर वाले हैं, आपके संपर्क के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिट जारी हो जाएगी। अगर आपको किसी सरकारी व्यक्ति ने बंदी बनाया फिर भी जारी हो सकती है। आपका कोई रास्ते में से किडनैप करके ले गया तब भी जारी हो सकती है। यानी कि इसके जो जारी होने का तरीका है वो निजी व्यक्ति हो उसके विरुद्ध भी जारी हो जाएगी, अगर कोई सरकारी व्यक्ति है उसके विरुद्ध भी जारी हो जाएगी। और ये ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी को अवैध रूप से बंदी बना रखा हो। किसके विरुद्ध जारी की जाएगी? ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है, जारी की जाती है जिसने अवैध रूप से बंदी बनाया हो, अवैध रूप से बंदी बनाया हो, बंदी बनाया हो। अब देखो अवैध रूप से कैसे? बिना मतलब आपको पुलिस उठा के ले गई,
अरेस्ट कर रखा है, या आपकी किसी ने रास्ते में से पकड़ कर ली, किडनैपिंग कर ली, तो ऐसी स्थिति में ये जारी होती है। लेकिन अगर आपने न्यायिक अवमानना की, न्यायालय की बेइज्जती की और अगर आपको अरेस्ट कर लिया, जारी नहीं होगी। बात समझ में आई? न्यायिक अवमानना अगर आप करते हैं, न्यायालय की बेइज्जती करते हैं, तो ये जारी नहीं होगी। या आपको गिरफ्तार करने का आदेश ही कोर्ट ने दे रखा है, फरार चलना है, मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको आदेश कोर्ट ने दे रखा है फिर भी ये जारी नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट के संज्ञान में है, या कोर्ट की आपने अवमानना की है तब भी ये जारी नहीं होगी। अन्य जो मामले हैं कि कोर्ट ना कहे, कोर्ट को ना पता हो, उन सारे मामलों में इनको हम जारी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रिट जारी करने के मामले में शक्तिशाली कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, हाँ, हाई कोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है। रिट जारी करने के मामले में शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए जो रिट जारी है वो हाई कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत, दोनों ही जारी करते हैं। लेकिन हम बात चूंकि अनुच्छेद 32 की कर रहे थे, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट बोला है हर जगह। ठीक, ज्यादा शक्तिशाली कौन है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की। ये कितने प्रकार की जारी कर रहा है? 5 प्रकार की। छठी प्रकार की जो है रिट जो हाई कोर्ट जारी करता है वो कौन सी है? इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब जो विधिक मामले हैं उनमें भी एंट्रिम रिलीफ, तुरंत रिलीफ के लिए रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। आज की बात यहीं खत्म करते हैं। कल राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP पे बात करेंगे। ठीक है।